होगा वो बड़ा बैठा पद से अपने आप को जो स्थापित करता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो रुतबा वो रसूल बिल्कुल टेम्परेरी हो। कि जो सरकार बनी, तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति ने देश में जो साझी संस्कृति को जो खतरा पैदा हुआ है, उनके विभाजनकारी राजनीति के कारण आपकी उपलब्धि यह है कि पूरी दुनिया में तेज रफ्तार से अरबपति पैदा करने वाला हिंदुस्तान हो गया। सबसे ज़्यादा अरबपति आपने पैदा किया। वास्तविकता क्या है? दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा गुर्बत में जीवन जीने वाले लोगों की तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ी है। मतलब कि गरीबी का पाताल और गहरा होता चला जा रहा है और अमीरी की अट्टालिका मुट्ठी भर इलाकों में खड़ी हो रही है। तो जहां मुट्ठी भर इलाके में सीमित लोग सारे आर्थिक संसाधनों के स्वामी होते चले जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो डाउन ट्रॉडन है, जो नीचे के स्तर पर है, जो अनटू दी लास्ट है, उसकी गुर्बत में, उसकी समस्याओं में बेपनाह वृद्धि हो रही है। तो जहां इतनी बड़ी आर्थिक क्षेत्र में गैर बराबरी हो, ऑक्सफैम का रिपोर्ट आप सभी जानते हैं, आप सभी विद्वान लोग हैं, आप जानते हैं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट में क्या है। पिछले 10 वर्षों में जो वेल्थ का जनरेशन हुआ है, जो आर्थिक संपदा का सृजन हुआ है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा केवल 1% कारपोरेट घरानों के स्वामियों के पास चला गया। तो इस तरह की जहां आर्थिक नीतियां हैं, रोज चिल्लाया जा रहा है जीडीपी हमारी बहुत बढ़ रही है, 5वीं अर्थव्यवस्था हम हो गए, शीघ्र ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। तो ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि का क्या लाभ गरीब आदमी को मिलने वाला है? अर्थव्यवस्था के वृद्धि का सीधा रिश्ता एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन से। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उस रफ्तार में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन इस देश में हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ तो पहले से मिले हुए रोजगार खत्म हो गए। जिन हाथों को काम मिला हुआ था, आज उन हाथों के काम छिन गए। तो ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि जॉबलेस है। ये जो जीडीपी का ग्रोथ है, ये पूरी तरह से नौकरी विहीन है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जिस बड़े पैमाने पर आपके वहाँ प्रतिष्ठित विद्यालयों से, शैक्षणिक संस्थाओं से लोग निकल रहे हैं, अब तो आईआईटी के लड़के, आईआईएम के लड़के, ये लड़के बेरोजगारी के संकट से झेल रहे हैं। ये तमाशा है। तो चाहे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हम सभी समाजवादी लोग, जो हमारा संकल्प था, हम सभी का संकल्प था, 2 चीज़ें आम आदमी के जीवन में निर्णायक होती हैं, वो है दवाई और पढ़ाई। तो आज हालत शिक्षा की देख लीजिए। और सेहत के मामले में यह है कि सेहत तो पूरी तरह से जो संविधान का पहला संकल्प है कि पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 के लिए स्टेट अकाउंटेबल होगा, राज्य इसके लिए जवाबदेह है। स्टेट विल बी अकाउंटेबल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। और आज इन 2 बड़े संवैधानिक दायित्वों से डिसोन कर लिया स्टेट ने। राज्य ने कहा ये काम हम नहीं करेंगे, हम केवल सरकार चलाएंगे। अब आप बताइए, निजी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, बताइए आप, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री और सरकार में बैठे हुए लोग प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करें और सरकारी जो अस्पताल है वो छिन्न भिन्न हो रहा है, वहाँ की व्यवस्था चौपट हो रही है। आप जहाँ बैठे हैं, हमारा जिला अस्पताल कितना बढ़िया था, जिला अस्पताल से विहीन हो गए आप मेडिकल कॉलेज के नाम पर। अब यहाँ जिला अस्पताल नहीं हो पाएगा। तो जितने लोगों की जान जिला अस्पताल से बचती थी, गरीब लोगों के, वो तो जिला अस्पताल का अस्तित्व खत्म कर दिया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ये 2, जैसे आम आदमी के जीवन में इनकलाब लाना है, परिवर्तन लाना है, खुशहाली लानी है, तो शिक्षा और रोजगार के जरिए ही होगा, शिक्षा और सेहत के जरिए होगा। तो आज लोगों का जान बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया और गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी दिलाना किसान और मजदूरों के लिए, जो गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाला मजदूर है, अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाएगा? तो फिर से शिक्षा और सेहत दोनों से आम आदमी वंचित हो रहा है अपने संवैधानिक अधिकारों से। अपने काल में जितने मुठभेड़ हुए हैं, उन मुठभेड़ों में उठा के आप देखिए ना कि किस तरह के लोग मारे गए। तो उन्होंने, सरकार ने एक रिपोर्ट जारी भी किया है, अपराधियों के खिलाफ है, संगठित अपराध के खिलाफ है, किसी भी तरह के गंभीर अपराध के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ। दूसरा मेरा ये कहना है कि सही अर्थों में अपराध को अंजाम देने वाले लोगों के साथ सख्ती होनी चाहिए और जो हमारे देश में
संवैधानिक व्यवस्था है, अदालतें लोगों को सजा देती हैं। पुलिस का काम यह है कि वो सही अभियुक्त को गिरफ्तार करे, उसके विरुद्ध अभियोग पत्र समय से दाखिल करे और कोशिश ये करे कि उस कार्रवाई में सहयोग देके जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई करा सके और उसे कन्विक्ट करा सके। तो ये काम आपके संविधान ने इस मुल्क के भीतर किया है। हम सभी किसी जो बातें आप कह रहे हैं कि जाति देख के ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जहाँ भी हम नहीं कह रहे अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि जाट अब तक इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई में जितने लोग मारे गए हैं उसमें सर्वाधिक शिकार हुए हैं पीडीए के लोग। पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है वो बात ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष को इंगित करके वो बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई के पीछे भी जो पूर्वाग्रह है, जो सिलेक्टिव है कि हम इस किस्म के लोगों को मारेंगे, इस किस्म के लोगों को छोड़ेंगे, तो जो सिलेक्टिव कार्रवाई है उसकी आलोचना हमारे अध्यक्ष जी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। अब दिया है मंगेश यादव को। पुलिस ने भी एक रिपोर्ट जारी किया कि जिस दिन पुलिस गई अथवा आप विद्वान आदमी हैं, आप इस बात को जानते हैं कि पुलिस के सामने किस तरह के बयान होते हैं। तो हमारे देश की न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत ने इतना तक कह दिया। अब तो लेटेस्ट जो इनके वाले मामले में, आम आदमी पार्टी के मामले में जो अदालत ने कह दिया कि नहीं, इनके सामने, पुलिस के सामने जो दिए गए बयान हैं उसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता।